हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन इसके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट बियरिंग वायलेट फ्लावर विद शॉर्ट पी प्लांट बियरिंग वाइट फ्लावर्स। एक मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें दो टाइप के पी प्लांट लिए गए, दो टाइप के मटर के पौधे लिए गए। एक तो टॉल प्लांट था जिसके ऊपर वायलेट फ्लावर्स आ रहे थे, दूसरा शॉर्ट प्लांट था जिसपे वाइट फ्लावर्स आ रहे थे। इन दोनों की क्रॉसिंग कराई गई। द प्रोजेनी ऑल बोर वायलेट फ्लावर बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट। और इस क्रॉसिंग के बाद जो प्रोजेनी आई उसमें सभी वायलेट फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन हाफ जो प्रोजेनी थी यानी F1 जनरेशन में जो हाफ मटर के पौधे थे वो शॉर्ट थे, हाफ शॉर्ट थे हाफ टॉल थे, लेकिन सभी के सभी वायलेट फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे थे। दिस सजेस्ट दैट द जेनेटिक मेकअप ऑफ द टॉल पेरेंट कैन बी डिपिक्टेड एज। तो इसके आधार पर हमें जो हमने ये टॉल पेरेंट लिया था इसका जेनेटिक मेकअप बताना है। तो इससे हमें क्या पता चला, इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जो सभी की सभी प्रोजेनी हैं वो वायलेट फ्लावर प्रोड्यूस कर रही हैं। तो जो ये वायलेट फ्लावर है ये वाइट फ्लावर के ऊपर डोमिनेंट रहा होगा। और एक तो बात हमें पता चली, वायलेट फ्लावर वाइट फ्लावर के ऊपर डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट ये रिसेसिव। दूसरी बात हमें पता चली, सभी की सभी प्रोजेनी अगर वायलेट फ्लावर प्रोड्यूस कर रही है तो इसका मतलब ये होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, इस प्रकार का होगा, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू से हम क्या कर रहे हैं, वायलेट फ्लावर को डिनोट कर रहे हैं। क्योंकि सभी की सभी प्रोजेनी वायलेट फ्लावर प्रोड्यूस कर रही हैं तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये पता लग गया। दूसरी, अब अगर हम बात करें टॉल और शॉर्ट की, हमें पता लगा आधे जो प्लांट हैं F1 जनरेशन में वो टॉल हैं और आधे जो प्लांट हैं वो शॉर्ट हैं। तो इसका मतलब जो ये वाला जो प्लांट होगा ये होमोजाइगस डोमिनेंट तो नहीं हो सकता, कैपिटल टी तो नहीं हो सकता। अगर कैपिटल टी रहा तो इसका मतलब क्या होगा, जो F1 जनरेशन है वो सारी की सारी टॉल ही बन जाएगी। तो ये किस तरीके का होगा, ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप का होगा, क्योंकि इसमें ये जो कैपिटल टी होता है ये स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंट होता है। लेकिन जब इस प्रकार का हमारा जीनोटाइप हो, प्लांट हमारा टॉल ही होता है। तो हमें पता लगा आधे प्लांट टॉल आधे शॉर्ट F1 प्रोजेनी में। तो जो ये पहला पेरेंट है ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप का है। तो हमारा जो ये वाला पेरेंट आया इसका जीनोटाइप हमें पता लग गया, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। एक बार फिर से बता देता हूं, या फिर यहां पर ये पढ़ लेते हैं। ये सी इज द करेक्ट आंसर, इसका हमारा आंसर है सी। द जेनेटिक मेकअप ऑफ द टॉल पेरेंट कैन बी डिपिक्टेड एज कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू। सिंस ऑल द प्रोजेनी बोर वायलेट फ्लावर, it means that the tall plant having violet flower has capital W genotype for violet flower color। जो टॉल पेरेंट हमने लिया उसका जेनेटिक मेकअप कुछ इस तरीके का होगा, क्योंकि जो सभी की सभी प्रोजेनीज आई उनमें वायलेट फ्लावर्स आ रहा था। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि जो हमने ये टॉल पेरेंट लिया इसमें जो वायलेट फ्लावर है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, कैपिटल डब्ल्यू टाइप का है। तभी तो ये क्या हुआ, जो प्रोजेनीज हैं वो सारी के सारी वायलेट फ्लावर्स प्रोड्यूस कर रही हैं। Since the progeny is both tall and short, the parent plant was not a pure tall plant। और दूसरी हमें पता चली कि जो F1 प्रोजेनी है वो टॉल भी हैं, आधी टॉल है आधी शॉर्ट है। तो इससे हमें एक बात पता चली कि जो पेरेंट प्लांट था वो प्योर टॉल नहीं था, इस टाइप का वो नहीं था। वो किस टाइप का था, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट टाइप का था। अब इसका क्रॉस किस तरीके से होगा, ये यहाँ पर क्रॉस थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर ही कैपिटल डब्ल्यू होता। तो ये क्रॉस आपको यहाँ पर नहीं देखना है, इसका क्रॉस मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। इसका क्रॉस कुछ इस तरीके का होगा, ये राइट क्रॉस है, ट्रू क्रॉस। इसमें हमने प्लांट लिया कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू, टॉल प्लांट वायलेट फ्लावर्स। दूसरा पेरेंट लिया स्मॉल टी स्मॉल डब्ल्यू, शॉर्ट प्लांट विद वाइट फ्लावर्स। अब इससे जो गैमेट बनेंगे जैसे कैसे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू, ये वाला एलील इसके साथ भी जा सकता है, तो गैमेट इस प्रकार के बन सकते हैं। ये वाला एलील इसके साथ जा सकता है तो आधे गैमेट इस टाइप के बनेंगे। तो इससे हमारे दो टाइप के गैमेट बने, एक ये और एक ये। दूसरा अगर इसकी बात करें हम स्मॉल टी स्मॉल डब्ल्यू, तो इसमें तो सारे के सारे एक ही टाइप के गैमेट बनेंगे इस तरीके के।
तो ये हमारे गैमेट बने, कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू, इससे दोनों एक ही टाइप के गैमेट बने। फिर दोनों क्या किया हमने, इनको क्रॉसिंग करा दी, ये गैमेट इधर लिख लिए, ये वाले गैमेट इधर लिख लिए। अब इनकी क्रॉसिंग कराएं अगर, ये देखिए अगर ये इसके साथ क्रॉस करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, तो ये कैसा प्लांट बना, टॉल प्लांट वायलेट फ्लावर्स, क्योंकि डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू के ऊपर डोमिनेंट है। इसकी क्रॉसिंग अगर इसके साथ कराई कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ये भी टॉल प्लांट वायलेट फ्लावर के साथ बना। इसकी क्रॉसिंग इसके साथ कराई तो स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ये बना हमारा स्मॉल टी शॉर्ट प्लांट और विद वायलेट फ्लावर। इसकी क्रॉसिंग इसके साथ कराई तो ये बना स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, शॉर्ट प्लांट विद वायलेट फ्लावर। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने देखा जो सारे के सारे प्लांट हैं उन इसमें भी वायलेट फ्लावर, इसमें भी वायलेट, इसमें भी वायलेट, इसमें भी वायलेट, तो सभी में वायलेट फ्लावर प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन ये और ये टॉल, ये और ये शॉर्ट, तो आधे प्लांट टॉल आधे प्लांट शॉर्ट, तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। ये हमने जो क्रॉस है उसको बनाकर भी देख लिया, क्योंकि हमें दिया गया था टॉल प्लांट विद वायलेट फ्लावर, शॉर्ट प्लांट विद वाइट फ्लावर, दोनों क्रॉसिंग कराई, सारे के सारे प्लांट वायलेट फ्लावर के साथ आए, बल्कि आगे आधे टॉल आए और आधे शॉर्ट आए। तो हमारा जो हमारा क्रॉस है वो इस तरीके का होगा। तो इसका जो क्रॉस है वो मैंने वहाँ पर करके दिखा दिया, यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू होगा, यहाँ पर ये थोड़ा गलत हो गया, तो ये क्रॉस आपको यहाँ से नहीं देखना है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन इज, होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल क्या है। तो सबसे पहले तो होमोलोगस ऑर्गन के आधार पर होमोलोगस क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो होमोलोगस ऑर्गन्स वे ऑर्गन्स होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर तो सेम होती है लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट होता है। एक बार फिर से बता देता हूं, होमोलोगस ऑर्गन्स वे ऑर्गन्स होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर तो सेम होगी लेकिन फंक्शन डिफरेंट होगा। अब देखिए, आवर आर्म एंड डॉग्स फोर लेग, तो ये होमोलोगस ऑर्गन नहीं है, क्योंकि हमारा हाथ और डॉग्स के जो आगे के फोर लेग होते हैं उनका फंक्शन मूवमेंट कराना ही होता है। तो ये होमोलोगस ऑर्गन नहीं है क्योंकि इनके फंक्शन तो सेम हो गए। दूसरा, आवर टीथ एंड एन एलिफेंट्स टस्क, हमारे टीथ और एलिफेंट्स के जो टस्क होते हैं, इसमें आप देखिए इन हमारे टीथ और एलिफेंट के जो टस्क होंगे, आगे के दांत होंगे, वो उनका स्ट्रक्चर तो सेम होगा लेकिन इनके जो फंक्शन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ये होमोलोगस एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट है। बाकी पोटैटो एंड रनर ऑफ ग्रास, ये भी होमोलोगस ऑर्गन्स नहीं है और ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या है, बी। एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन इज अवर टीथ एंड एलिफेंट टस्क, हमारे टीथ और एलिफेंट के टस्क होमोलोगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन थर्ड, इन इवोल्यूशनरी टर्म वी हैव मोर कॉमन विद, अगर इवोल्यूशनरी टर्म से देखें तो हम ज़्यादा किसके कॉमन है, चाइनीज़ स्कूल बॉय के, चिंपैंजी के, स्पाइडर के, बैक्टीरियम के। तो ऑब्वियसली चाइनीज़ स्कूल बॉय के हम इवोल्यूशनरी टर्म में सेम है, क्योंकि वो भी ह्यूमन बींग्स हैं और हम भी ह्यूमन बींग्स हैं। तो ज़्यादा हम किससे होंगे, हम इंडियन हैं तो हम चाइनीज़ स्कूल बॉय, वो भी तो इंसान ही है, तो इवोल्यूशनरी टर्म में हम उसके ज़्यादा करीब होंगे। तो इसका आंसर है ए, क्योंकि चाइनीज स्कूल बॉय और हमारे जो एंसेस्टर होंगे वो सेम ही हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ए स्टडी फाउंड दैट चिल्ड्रन विद लाइट कलर्ड आईज आर लाइकली टू हैव पेरेंट विद लाइट कलर्ड आईज। ऑन दिस बेसिस कैन वी से एनीथिंग अबाउट वेदर द लाइट आई कलर ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव। एक स्टडी की गई जिसमें ये पाया गया कि ऐसे बच्चे जिनकी आंखों का कलर लाइट है उनके पेरेंट्स की आंखों का कलर भी लाइट है, ये पाया गया। तो क्या इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो लाइट आई का कलर है वो डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है, ये हमें बताना है। लेट अस अज्यूम दैट चिल्ड्रन विद लाइट कलर्ड आईज कैन आइदर कैपिटल एल स्मॉल एल और स्मॉल एल जीनोटाइप। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ऐसे चिल्ड्रन जिनकी आंखों का कलर लाइट है उनमें 3 प्रकार के जीनोटाइप्स हो सकते हैं, या तो वो डोमिनेंट जीनोटाइप हो, आंखों का कलर कैपिटल एल, या वो कैपिटल एल स्मॉल एल हो, या फिर वो स्मॉल एल हो, बिल्कुल रिसेसिव हो, या तो रिसेसिव हो, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो या होमोजाइगस डोमिनेंट हो। 3 प्रकार के जीनोटाइप उसके हो सकते हैं। इफ द चिल्ड्रन हैव कैपिटल एल जीनोटाइप देन देयर पेरेंट विल आल्सो बी ऑफ कैपिटल एल जीनोटाइप। तो इसमें कहा गया अगर चिल्ड्रन के
की आंखों के कलर का जो जीनोटाइप है वो इस प्रकार का है। तो स्टडी से हमें क्या पता चलता है कि उनके पेरेंट्स की आंखों का जो जीनोटाइप है वो भी कैपिटल एल ही होगा। अब अगर हम इनकी क्रॉसिंग कराएं, ये पेरेंट मेल पेरेंट, ये फीमेल पेरेंट, इन दोनों की क्रॉसिंग कराई तो हमने पाया कि जो सभी चिल्ड्रन हैं उनमें कैपिटल एल जीनोटाइप ही उनकी आंखों के कलर का आ रहा है, यानी डोमिनेंट आ रहा है। अब दूसरी इसमें कंडीशन हो सकती है, इफ द चिल्ड्रन विद लाइट कलर्ड आइज हैव स्मॉल एल जीनोटाइप देन देयर पेरेंट विल आल्सो हैव स्मॉल एल जीनोटाइप। अब हमने क्या माना कि जो चिल्ड्रंस हैं उनकी आंखों के कलर का जो जीनोटाइप है वो स्मॉल एल है, रिसेसिव हमने मान लिया, तो उनके पेरेंट्स भी रिसेसिव हुए होंगे स्टडी के आधार पर। तो ये मेल पेरेंट ये फीमेल पेरेंट, दोनों की क्रॉसिंग कराई तो ये चिल्ड्रन आए। देयरफॉर इट कैन नॉट बी कॉन्क्लूडेड वेदर लाइट आई कलर इज डोमिनेंट और रिसेसिव। तो इस एक्सपेरिमेंट से, इस स्टडी से, जो स्टडी हमने की, इससे हमें नहीं पता लग सकता कि जो आई का कलर है, जो लाइट आई का कलर है वो डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। क्योंकि हमने क्या देखा, अगर हमने डोमिनेंट माना तब भी चिल्ड्रन में लाइट कलर आई आ रही हैं, अगर हमने रिसेसिव माना तब भी तो वही रिजल्ट आ रहा है। तो डोमिनेंट में भी वही रिजल्ट आ रहा है, रिसेसिव में भी वही रिजल्ट आ रहा है, आंखों का कलर लाइट ही आ रहा है। तो हम कैसे बताएंगे कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति में ये डोमिनेंट है, इसमें ये रिसेसिव है? तो स्टडी से ये पता नहीं लग पाया। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर द एरियाज ऑफ स्टडी इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन इंटरलिंक्ड। जो इवोल्यूशन की स्टडी है और क्लासिफिकेशन की स्टडी है वो आपस में किस तरीके से जुड़ी हुई है ये हमें बताना है। क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ए फॉर्मल सिस्टम बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब है ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में बांटना। कोई ऑर्गेनिज्म है बहुत सारे, उनमें क्या सिमिलरिटीज हैं, उनमें कितनी इंटरनल सिमिलरिटीज हैं, कितनी एक्सटर्नल सिमिलरिटी है, या फिर कितनी उनमें इवोल्यूशन के आधार पर सिमिलरिटी है, इसके आधार पर ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में बांटना क्लासिफिकेशन कहलाता है। टू स्पीसीज आर मोर क्लोजली रिलेटेड इफ दे हैव मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। कोई दो स्पीसीज हैं, हम उन दो स्पीसीज को कब कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं, ये आपस में बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं? वो हम कब कहेंगे? जब उन दोनों ऑर्गेनिज्म के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो, ए और बी। हम कब कहेंगे कि जो ए और बी हैं ये आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं? कब कहेंगे? जब ए और बी की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो, बहुत ज़्यादा सेम हो। एंड इफ टू स्पीसीज आर मोर क्लोजली रिलेटेड देन इट मीन्स दैट दे हैव ए मोर रिसेंट एंसेस्टर। तो हमें ये भी पता है अगर दो स्पीसीज आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों स्पीसीज के जो पूर्वज रहे होंगे वो भी थोड़े समय पहले ही सेम होंगे। जैसे आप हैं और आपके कज़न हैं, आपके कज़न और आप क्लोजली रिलेटेड हैं, आपके बीच में क्लोज रिलेशन है, तो इसके आधार पर आप क्या कहेंगे कि जो आप और आपके कज़न के जो एंसेस्टर हैं, पूर्वज हैं, वो थोड़े समय पहले कॉमन थे। जैसे कि आपके दादाजी, आपके दादाजी और आपके कज़न के दादाजी सेम थे, तो उनके जो एंसेस्टर थे वो अभी हाल के समय में ही कॉमन थे। तो जितनी ज़्यादा स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड होंगी उतनी ज़्यादा उनके जो एंसेस्टर हैं थोड़े समय पहले ही वो कॉमन होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन ए फैमिली ए ब्रदर एंड सिस्टर आर क्लोजली रिलेटेड एंड दे हैव ए रिसेंट कॉमन एंसेस्टर दैट देयर पेरेंट्स। अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली में जो भाई और बहन होते हैं सगे, वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं और उनके जो एंसेस्टर थे वो थोड़े समय पहले ही पिछली जनरेशन में कॉमन थे। यानी आपके पेरेंट, आपके जो पेरेंट हैं वो भी वही हैं, आपके भाई के पेरेंट वो भी सेम है, तो एंसेस्टर उनके कॉमन हुए। ए ब्रदर एंड हिज कज़न आर आल्सो रिलेटेड बट लेस देन द सिस्टर एंड हर ब्रदर। कोई ब्रदर है और कज़न, उसका कज़न है, वो भी क्लोजली रिलेटेड होते हैं, लेकिन वो भाई और बहन से कम क्लोजली रिलेटेड होते हैं। ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज द ब्रदर एंड हिज कज़न हैव ए कॉमन एंसेस्टर दैट इज देयर ग्रैंड पेरेंट इन द सेकेंड जनरेशन वेयर द पेरेंट वर फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रदर और कजिन के जो कॉमन एंसेस्टर हैं वो सेकेंड जनरेशन में हैं, आपके दादाजी, लेकिन आप और आपके जो भाई हैं, सगे भाई बहन हैं, उनके कॉमन एंसेस्टर पहले ही जनरेशन में हैं। तो ये होता है।
विल सब्सिक्वेंट जनरेशन द वेरिएशन मेक ऑर्गेनिज्म मोर डिफरेंट देन देयर एंसेस्टर। और जैसे जैसे ऐसे जनरेशन पीछे बढ़ती चली जाएगी तो जो वेरिएशन है वो ऑर्गेनिज्म को अपने एंसेस्टर से डिफरेंट करते चले जाएंगे। This discussion clearly proves that we classify organisms according to their resemblance, which is similar to creating an evolutionary tree. तो इसके आधार पर हमें पता लगता है, इस डिस्कशन से ये प्रूफ हो जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई करते हैं उनकी रिजेम्बलेंस के आधार पर, उनकी सिमिलरिटी के आधार पर हम उनको क्लासीफाई करते हैं और इसी के आधार पर हम इवोल्यूशनरी ट्री बनाते हैं। क्वेश्चन 6 है एक्सप्लेन द टर्म एनालोगस एंड होमोलोगस ऑर्गन विद एग्जांपल। होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालोगस ऑर्गन्स को हमें एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है। होमोलोगस ऑर्गन आर सिमिलर इन ओरिजिन और आर एम्ब्रियोलॉजिकली सिमिलर बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो जो होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं वह ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर तो सिमिलर होगी लेकिन फंक्शन डिफरेंट होगा। आपको याद रखना है, होमोलोगस ऑर्गन, स्ट्रक्चर सिमिलर, डिफरेंट फंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर द फोर लिम्स ऑफ ह्यूमंस एंड द विंग्स ऑफ बर्ड लुक डिफरेंट एक्सटर्नली बट देयर स्केलेटल स्ट्रक्चर इज सिमिलर। जो ह्यूमन बीइंग्स के फोर लिम्स हैं, हाथ हैं, और जो बर्ड्स के जो विंग्स हैं वो अगर हम देखें तो डिफरेंट दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी जो अंदर की स्केलेटल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम होती है। तो ह्यूमन बीइंग्स के फोर लिम्स और बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर सेम होगी, स्केलेटल स्ट्रक्चर। It means that their origin is similar as wings in birds are modification of forearm but function are different। इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन बींग्स के जो फोर लिम्स हैं और बर्ड्स के जो विंग्स हैं इनके ओरिजिन सिमिलर हुए होंगे, क्योंकि जो बर्ड्स के में जो विंग्स होते हैं वो फॉर्म आर्म के मॉडिफिकेशन से ही बने होंगे, ऐसा माना जाता है। लेकिन इनके फंक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जो विंग्स होते हैं वो उड़ने में मदद करते हैं, जबकि ह्यूमन बींग्स के जो फॉर्म आर्म होते हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में मदद करते हैं। तो ये होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है, फोर लिब ऑफ ह्यूमन एंड विंग्स ऑफ बर्ड। इनकी स्ट्रक्चर सेम होगी, स्केलेटल स्ट्रक्चर, लेकिन फंक्शन इनका डिफरेंट होगा। ये दिया गया है यहाँ पर होमोलोगस ऑर्गन। फ्रॉग्स के लिम्स हैं, लिजार्ड के, बर्ड के और ह्यूमन बींग्स के, सभी की स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। आप देख सकते हैं एक जैसे दिखाई दे रहे हैं लेकिन इनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं। एनालोगस ऑर्गन्स ऑन द अदर हैंड हैव डिफरेंट ओरिजिन बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। एनालोगस ऑर्गन दूसरी तरफ उनका ओरिजिन डिफरेंट होता है लेकिन फंक्शन उनके सेम होते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है एनालोगस ऑर्गन्स की? एनालोगस ऑर्गन की जो स्ट्रक्चर होगी वो तो डिफरेंट होगी लेकिन उनके जो फंक्शन होंगे वो सेम होंगे। होमोलोगस का उल्टा है ये। एग्जाम्पल के तौर पर द विंग्स ऑफ ए बर्ड एंड अ बैट आर सिमिलर इन फंक्शन बट दिस सिमिलरिटी डज नॉट मीन दैट दीज एनिमल आर मोर क्लोजली रिलेटेड। जो बर्ड के जो विंग्स होंगे और बैट के जो विंग्स होंगे उनका फंक्शन तो सेम होगा उड़ने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बर्ड और बैट हैं वो क्लोजली रिलेटेड हैं। इफ़ वी केयरफुली लुक एट दिस स्ट्रक्चर देन वी विल फाइंड दैट द विंग्स ऑफ ए बैट आर जस्ट द फोल्ड ऑफ स्किन दैट आर स्ट्रेच्ड बिटवीन इट्स फिंगर वेयर द विंग्स ऑफ बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑल अलोंग द आर्म। अगर हम इनके जो विंग्स हैं उनको केयरफुली देखें तो हमें पता लगता है कि जो बैट के जो विंग्स हैं वो स्किन के एक फोल्ड की तरह दिखाई देते हैं जो इनकी फिंगर्स के बीच में स्ट्रेच हैं, फैले हुए हैं, जबकि जो विंग्स के जो बर्ड्स के जो विंग्स हैं वो उनके सभी आर्म में फैले हुए होते हैं। जैसे कि ये बर्ड्स है, इसके ये विंग्स हैं, इनके जो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी की पूरी आर्म में ये फैले हुए हैं, जबकि ये जो बैट के विंग्स हैं ये इनकी फिंगर्स के रूप में जो स्किन है वो स्ट्रेच होती है। यानी ऐसा लगता है इनकी जो फिंगर्स है बैट की उनके बीच में ये स्किन है जो इसको विंग्स बनाती हैं। तो इनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो ये एनालोगस ऑर्गन्स कहलाते हैं। तो एनालोगस ऑर्गन का एग्जांपल क्या है? बर्ड के विंग और बैट के विंग। काम उड़ने का है, सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, आउटलाइन अ प्रोजेक्ट विच एम टू फाइंड द डोमिनेंट कोट कलर इन डॉग्स। हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है, बताना है, जिससे हम और इस प्रोजेक्ट की मदद से हमें पता लगाना है कि डॉग्स के अंदर कोट कलर कौन सा डोमिनेंट है। कोट कलर मतलब उसकी स्किन का कलर। डॉग्स के अंदर कौन सी स्किन का कलर डोमिनेंट है ये हमें बताना है। डॉग्स हैव ए वैरायटी ऑफ जीन दैट गवर्न कोट कलर। जो डॉग्स होते हैं उनमें बहुत सारे जीन्स होते हैं जो कोट कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी ऐसा नहीं
कि एक या दो जीन होंगे जो कोट कलर प्रोड्यूस करेंगे। जैसे एक जीन वाइट कलर प्रोड्यूस करेगा, एक जीन ब्राउन कलर प्रोड्यूस करेगा, ऐसा नहीं है। डॉग्स के अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं जो अलग अलग प्रकार के कोट कलर प्रोड्यूस करते हैं। देयर आर एट लीस्ट 11 आइडेंटिफाइड जीन सीरीज, और डॉग्स के अंदर लगभग 11 जीन की सीरीज पाई गई है जो सिर्फ क्या करती है, उनके कोट के कलर को गवर्न करती है। तभी तो आपने देखा होगा डॉग्स में अलग अलग प्रकार के कलर पाए जाते हैं, किसी पर धारी धारी भी पाई जाती है, किसी में ब्राउन कलर के ऊपर जो ब्लैक ब्लैक कलर के धब्बे होते हैं वो पाए जाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, ये डॉग्स में 11 प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ABCDEFGMPST, इस प्रकार के जीन्स दैट इन्फ्लुएंसेस कोट कलर इन डॉग। ए डॉग इनहेरिट्स वन जीन फ्रॉम ईच ऑफ इट्स पेरेंट। डॉग क्या करता है, एक जीन अपने एक पेरेंट से इनहेरिट करता है। यानी दो पेरेंट होते हैं, मान लीजिए ये मेल डॉग, ये फीमेल डॉग, तो एक जीन इससे आएगा, एक जीन इससे आएगा, तब जाकर बनेगा। अब कौन सा जीन आ गया, मान लीजिए मेल से ए जीन आ गया, फीमेल से जी जीन आ गया, तो कॉम्बिनेशन बन जाता है AG टाइप का, इससे अलग ही कलर प्रोड्यूस होता है। तो डॉग्स में इस तरीके के कलर प्रोड्यूस होते हैं। द डोमिनेंट जीन गेट एक्सप्रेस्ड इन द फिनोटाइप, और जो डोमिनेंट जीन होगा वो फिनोटाइप में एक्सप्रेस हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर इन द B सीरीज, अगर हम डॉग्स की B सीरीज में देखें, ए डॉग कैन बी जेनेटिकली ब्लैक और ब्राउन। इस B सीरीज से जो डॉग है वो दो कलर प्रोड्यूस कर सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है। अब देखते हैं कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। लेट अस अज्यूम दैट वन पेरेंट इज होमोजाइगस ब्लैक वाइल द अदर पेरेंट इज होमोजाइगस ब्राउन। हम अज्यूम करते हैं कि डॉग के जो दो पेरेंट हैं, एक तो होमोजाइगस ब्लैक है, बिल्कुल कैपिटल B, दूसरा होमोजाइगस ब्राउन है, स्मॉल b। इनकी अगर हम क्रॉसिंग कराएं, एक तरफ हमने लिया कैपिटल B, दूसरा पेरेंट लिया स्मॉल b, तो इससे गैमेट कैसे बनेंगे, एक ही टाइप के कैपिटल B गैमेट बने। इससे गैमेट एक ही टाइप के स्मॉल b। इन दोनों की क्रॉसिंग कराई, कैपिटल B पहला चिल्ड्रन, दूसरा इसकी क्रॉसिंग कराई कैपिटल B, इसकी क्रॉसिंग कराई कैपिटल B, इसकी क्रॉसिंग कराई कैपिटल B। तो इससे हमें क्या पता चला, इस क्रॉस से हमें पता चला जब हमने होमोजाइगस पेरेंट लिए कि जो सारे के सारे चिल्ड्रन आ रहे हैं डॉग्स के, वो सारे के सारे कैपिटल B टाइप के आ रहे हैं। इन दिस केस ऑल द ऑफस्प्रिंग विल बी हेट्रोजाइगस। इस केस में सभी जो ऑफस्प्रिंग है वो हेट्रोजाइगस आए, कैपिटल B। सिंस ब्लैक B इज डोमिनेंट ऑल द ऑफस्प्रिंग विल बी ब्लैक। अब क्या होता है कि जो कैपिटल B होता है ब्लैक, वो ब्राउन के ऊपर डोमिनेंट होता है, ब्लैक ब्राउन के ऊपर डोमिनेंट होता है। तो यहाँ पर कैपिटल B, तो कैपिटल B के ऊपर डोमिनेंट होगा, तो ये सारे चिल्ड्रन कैसे आएंगे, ब्लैक कलर के आएंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता लग गया कि जो कैपिटल B है वो स्मॉल b के ऊपर डोमिनेंट है। हाउएवर दे विल हैव बोथ कैपिटल B एंड स्मॉल b एलील्स। सभी ऑफस्प्रिंग ब्लैक कलर के आ रहे हैं, लेकिन उनमें दोनों टाइप के एलील्स प्रेजेंट है। इफ सच हेट्रोजाइगस पप्स आर क्रॉस्ड, they will produce 25% homozygous black, 50% heterozygous black and 25% homozygous brown offspring। अब हम क्या करें, जो ये कैपिटल B स्मॉल b हैं इनके आपस में क्रॉसिंग करा दें, तो उससे हमारे पास 25% तो होमोजाइगस ब्लैक आएंगे, 50% हेट्रोजाइगस ब्लैक आएंगे और 25% होमोजाइगस ब्राउन आएंगे। तो हमने क्या किया, कैपिटल B स्मॉल b की क्रॉसिंग कराई, कैपिटल B स्मॉल b, तो कैपिटल B पूरा ब्लैक बना, कैपिटल B स्मॉल b हेट्रोजाइगस ब्लैक बना, कैपिटल B स्मॉल b हेट्रोजाइगस ब्लैक, और यहाँ पर आएगा स्मॉल b, यहाँ पर आप भी ठीक कर लीजिएगा, स्मॉल b ये होगा होमोजाइगस ब्राउन। तो ये देखिए 50%, 25% होमोजाइगस ब्लैक, 50% हेट्रोजाइगस ब्लैक और 25% ये स्मॉल b है, 25% होमोजाइगस ब्राउन। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉसिल इन डिसाइडिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फॉसिल्स की हमें इंपॉर्टेंस बतानी है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को डिसाइड करने में, डिटरमाइन करने में। यानी फॉसिल का कितना महत्व होता है ये जानने में कि आज के जो ऑर्गेनिज्म हैं और पुराने जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बीच में कितना रिलेशन था। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट वंस एक्सिस्टेड ऑन अर्थ। सबसे पहले जो फॉसिल्स होते हैं वो उन ऑर्गेनिज्म के रिमेनिंग पार्ट होते हैं जो कभी अर्थ पे रहते थे। दे रिप्रेजेंट द एंसेस्टर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल दैट आर अलाइव टुडे। और जो फॉसिल्स होते हैं वो उन प्लांट और एनिमल्स के एंसेस्टर्स होते हैं जो आज हमें दिखाई देते हैं, जो आज जीवित हैं।
They provide evidences of evolution by revealing the characteristic of the past organism and the changes that have occurred in these organisms to give rise to the present organism. तो फॉसिल से हमें ये सबूत मिलते हैं कि जो पुराने ऑर्गेनिज्म थे उनमें क्या क्या विशेषताएं थी, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और समय के साथ साथ जो आज के ऑर्गेनिज्म हैं और पुराने ऑर्गेनिज्म हैं उनके बीच में कितना डिफरेंस है, पुराने ऑर्गेनिज्म में समय के साथ साथ कितना चेंज आया, ये हमें फॉसिल से पता चलता है. लेट अस एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल इन डिसाइडिंग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल. अब हम एग्जाम्पल की मदद से जो फॉसिल की जो इंपॉर्टेंस है इवोल्यूशन की हिस्ट्री में, इवोल्यूशन की हिस्ट्री को जानने में, वो हम देखते हैं. Around 100 million years ago, some invertebrate died and were buried in the soil in that area. तो क्या हुआ होगा, लगभग 100 मिलियन साल पहले कुछ इन्वर्टिब्रेट्स थे जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जाती, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, तो वो वर्टिब्रेट मर गए होंगे और उनके जो रिमेनिंग पार्ट थे वो वर्टिब्रेट मरकर सॉइल के अंदर दब गए होंगे. उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उनके ऊपर जो सेडिमेंट्स हैं वो इकट्ठा होने लगी, रेत इकट्ठा होने लगी, मिट्टी इकट्ठा होने लगी और धीरे धीरे वो सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो गए. उसी समय में क्या हुआ होगा, उसी जगह पर कुछ मिलियन साल बाद कुछ डायनासोर्स हुए होंगे, वो डायनासोर भी मर गए होंगे और वो जो डायनासोर हैं उनकी जो बॉडीज़ हैं वो सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर ब्यूराइड हो गई होगी, दब गई होगी. उसके बाद मिट्टी आई वहाँ पर, मिट्टी ने क्या किया, मिट्टी धीरे धीरे डायनासोर की बॉडी पर चढ़ती गई और डायनासोर की जो बॉडी है वो भी धीरे धीरे मिट्टी से रॉक में कन्वर्ट होती चली गई. क्योंकि सबसे पहले इन्वर्टिब्रेट मरे, इन्वर्टिब्रेट फिर रॉक में कन्वर्ट हुए, फिर डायनासोर्स मरे, डायनासोर ब्यूराइड हो गए, उनके ऊपर मिट्टी चढ़ती चली गई, रॉक में कन्वर्ट होती चली गई. फिर कुछ मिलियन साल बाद क्या हुआ, कुछ हॉर्स आए होंगे उस जगह पर, वो हॉर्स भी मर गए होंगे और उन हॉर्स के जो फॉसिल्स थे वो भी क्या हो गए, जो डायनासोर के फॉसिल थे उनके ऊपर दब गए होंगे. फिर कुछ समय बाद सॉइल इरोजन के बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद उस एरिया में सॉइल इरोजन हुआ, मिट्टी का कटाव हुआ और उस एरिया में बाढ़ आ गई. तो जो रॉक्स जिनमें फॉसिल्स हॉर्स के फॉसिल्स थे वो एक्सपोज्ड हो गए, क्योंकि सबसे ऊपर क्या था, सबसे ऊपर घोड़े के फॉसिल थे. तो जैसे ही मिट्टी का कटाव हुआ, ऊपर से मिट्टी बह गई बाढ़ के कारण, तो सबसे पहले जो हॉर्स के फॉसिल थे वो दिखाई देने लगे और जब हॉर्स के फॉसिल दिखाई दिए गए तो उस एरिया को फिर आगे खोदा गया, वो जो जगह थी उसको डीपली खोदा गया. तो उसके बाद जब उसको खोदा गया तो जो वहाँ पर डायनासोर और इन्वर्टिब्रेट के फॉसिल थे वो भी वहाँ पर धीरे धीरे खुदाई के बाद पाए गए. Thus, by digging that area, scientists can easily predict that horse-like animals evolved later than the dinosaur and the invertebrate. तो उस एरिया को डिग करके, उस एरिया की खुदाई करके साइंटिस्टों को ये पता लग गया कि हॉर्स लाइक एनिमल्स उस एरिया में डायनासोर और इन्वर्टिब्रेट के बाद आए होंगे, क्योंकि हॉर्स के फॉसिल पहले पाए गए, डायनासोर के फॉसिल नीचे थे, इन्वर्टिब्रेट के फॉसिल नीचे थे. तो सबसे पहले उस एरिया में इन्वर्टिब्रेट रहते होंगे, फिर डायनासोर, फिर हॉर्स. Thus, the above example suggests that the fossil found closer to the surface of the earth are more recent than the fossil present in deeper layer. तो इससे हमें पता लग गया कि जो फॉसिल अर्थ के सरफेस के नज़दीक पाए जाते हैं वो मतलब थोड़े समय पहले के फॉसिल होते हैं, और जो फॉसिल्स अर्थ के अंदर पाए जाते हैं, डीप पाए जाते हैं, वो पुराने समय के फॉसिल्स हैं. यही दिया गया है. पहले इन्वर्टिब्रेट मरे, वो यहाँ पर ब्यूराइड हो गए, मिट्टी चढ़ गई. फिर ये डायनासोर मरे इस एरिया में, यहाँ पर ब्यूराइड हो गए, इनके ऊपर मिट्टी चढ़ गई, रॉक में कन्वर्ट हो गए. हॉर्स मरे, फिर मिट्टी चढ़ गई, फिर जैसे जैसे खुदाई की गई, पहले हॉर्स के फॉसिल, फिर डायनासोर के, फिर इन्वर्टिब्रेट के फॉसिल पाए गए. अब क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट एविडेंस डू वी हैव फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम इन एनिमेट मैटर. हमारे पास क्या एविडेंस है कि जो लाइफ की जो ओरिजिन है वो इन एनिमेट मैटर से बनी होगी, यानी इन ऑर्गेनिक मटीरियल से बनी हुई होगी. लाइफ की ओरिजिन इन ऑर्गेनिक मैटर से हुई है. आंसर, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे JBS हाल्डेन. उन्होंने बताया कि जो लाइफ है वो सिंपल इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ओरिजिनेट हुई है. उन्होंने पाया कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो अर्थ के ऊपर हॉट गैसियस मास का एनवायरनमेंट था, यानी अर्थ पर गर्म गर्म गैस पाई जाती थी, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एटसेट्रा. उसके बाद जो ये एलिमेंट्स थे ये धीरे धीरे आपस में कंबाइन होने लगे और कंबाइन होकर वाटर बना, H2O बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, मीथेन बना और अमोनिया गैसेस का फॉर्मेशन हुआ. पहले ये एलिमेंट फॉर्म में थी, फिर कंबाइन होकर इन्होंने धीरे धीरे
ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बनाने स्टार्ट किए। फिर जैसे वाटर का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद जो अर्थ का जो सरफेस था, पहले तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो धीरे धीरे जो अर्थ का जो सरफेस था वो धीरे धीरे कूल होने लगा, और जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वो आपस में इंटरेक्ट करने लगे, वाटर के अंदर इंटरेक्ट करने लगे, और सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि शुगर्स का, फैटी एसिड का, एमाइनो एसिड का, और कुछ और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। और इन जो ये हमारे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, इनके फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता थी, इस रिएक्शन के लिए जो एनर्जी थी, वो एनर्जी सोलर रेडिएशन, लाइटनिंग, वोल्केनिक इरप्शंस, इन सभी जगह से ये एनर्जी प्रोवाइड की जा रही थी, ऑब्टेन की जा रही थी। और हाल्डेन का जो ये एक्सपेरिमेंट था, इसको स्टैनली एल मिलर और हैरोल्ड सी यूरे, इन्होंने 1953 में एक एक्सपेरिमेंट किया, और जो हाल्डेन की जो थ्योरी थी उसको इन्होंने प्रूफ किया। तो यूरे और स्टैनली ने क्या किया, वाटर, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस का एक मिक्सचर लिया एक चैम्बर में, और 2 इलेक्ट्रोड की सहायता से इस मिक्सचर में क्या किया, स्पार्किंग की, इस मिक्सचर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की। उन्होंने क्या किया, ये चैम्बर लिया, इस चैम्बर में वाटर, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस, इन सबको भरा। इन सबको भरने के बाद उन्होंने इलेक्ट्रोड की सहायता से इस चैम्बर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। फिर उन्होंने पाया कि लगभग एक वीक के बाद, यानी 1 वीक के बाद, जो 15% थी कार्बन का जो 15% था मीथेन से, वो अमाइनो एसिड और शुगर्स में कन्वर्ट हो गया। तो एक सप्ताह के बाद मीथेन का जो 15% कार्बन था वो अमाइनो एसिड और शुगर में कन्वर्ट हो गया। तो जो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, अमाइनो एसिड और शुगर, ये बने थे, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे पॉलीमराइज्ड होने लगे, अपनी संख्या को बढ़ाने लगे, और पॉलीमराइज होने के बाद इन्होंने प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया, और प्रोटीन मॉलिक्यूल ही लाइफ पे अर्थ को ओरिजिनेट करता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल की वजह से ही अर्थ पर लाइफ होती है। तो ये एक्सपेरिमेंट था, ये कुछ एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए। अब क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर वायबल वेरिएशन देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुकाबले ज़्यादा वायबल वेरिएशन क्यों देता है, यानी ज़्यादा यूजफुल वेरिएशन क्यों प्रोड्यूस करता है। हाउ डज दिस अफेक्ट द इवोल्यूशन ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। और जो ये वेरिएशंस होते हैं, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, ये हमें बताना है। तो हमने कई बार पढ़ चुके हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें 2 पेरेंट्स इंडिविजुअल होते हैं, और 2 पेरेंट्स का जो डीएनए होता है वो कंबाइन करके एक नया इंडिविजुअल बनाता है। गैमेट्स फ्यूज करेंगे, यानी जो डीएनए है वो दो डिफरेंट पेरेंट्स से आएगा। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा होता है, जबकि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें वेरिएशन के चांस बहुत कम होते हैं। उसमें वेरिएशन तभी हो सकता है जब डीएनए की कॉपिंग के दौरान जो डीएनए की जो कॉपी हो रही है वो एक्यूरेट ना हो, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो वेरिएशन तभी हो सकता है जब जो डीएनए की कॉपिंग है वो एक्यूरेट ना हो, उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए। तो दूसरी जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें बहुत ही कम वेरिएशन देखने को मिलता है, क्योंकि अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ज़्यादा वेरिएशन हो जाए तो वेरिएशन से जो नया डीएनए बनेगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए में तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, लेकिन जो सेलुलर अपैरेटस है जिसके अंदर क्या है, डीएनए मौजूद है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो ये क्या हो सकता है, इससे जो सर्वाइवल रेट है उस ऑर्गेनिज्म का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिस ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका सर्वाइवल रेट घट जाता है। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो नया डीएनए बनता है प्रोजेनी का वो सर्वाइव कर पाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन के बाद जो नया डीएनए बनेगा वो सर्वाइव कर पाएगा और वो ज़्यादा वायबल भी होता है। तो जो वेरिएशन और इवोल्यूशन है, किसी भी पॉपुलेशन में जो वेरिएंट्स होंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनमें वेरिएशन हुआ हो, बदलाव हुआ हो, तो जो ये वेरिएंट्स होते हैं ये उस पॉपुलेशन को किसी भी कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए मदद करते हैं। एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे कि हीट, लाइट, पेस्ट, फूड अवेलेबिलिटी,
ये कभी भी किसी भी प्लेस पर चेंज हो सकती है। एनवायरमेंटल कंडीशन किसी भी प्लेस पर कभी भी चेंज हो सकती है। तो इस समय क्या होता है, ऐसे वेरिएंट्स जिनमें कुछ बदलाव हुआ हो, ऐसे वेरिएंट जो इन कंडीशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट रखते हों, वही सर्वाइव कर पाते हैं, बाकी मर जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे जो इवोल्यूशन है स्पीसीज का वो होने लगता है। क्योंकि एक जगह पर कोई पॉपुलेशन है स्पीसीज़ की, उसमें धीरे धीरे बदलाव हुआ, उसमें क्या हुआ, फिर एनवायरमेंटल कंडीशन वहाँ की चेंज हुई, तो ऐसे मेंबर्स उस पॉपुलेशन के जो उस एनवायरमेंटल कंडीशन को सहन कर सकते हैं वो बच जाते हैं, बाकी मर जाते हैं। तो धीरे धीरे पॉपुलेशन में क्या होता चला जाता है, इवोल्यूशन होता चला जाता है, चेंजेस आता चला जाता है। दस वेरिएशन हेल्प इन द इवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो जो वेरिएशन है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन में मदद करता है। Question 11. How is the equal genetic contribution of male and female parent ensured in the progeny? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोजेनी बन रही है उसमें मेल और फीमेल का जो जेनेटिक कंट्रीब्यूशन है, जेनेटिक मेकअप है, वो आधा आधा जाए, ये किस तरीके से इंश्योर किया जाता है। इन ह्यूमन बींग्स एवरी सोमेटिक सेल ऑफ द बॉडी कंटेनिंग 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ह्यूमन बींग्स में जितनी भी बॉडी की सोमेटिक सेल होती हैं उनमें क्रोमोसोम के 23 पेयर पाए जाते हैं, और इन 23 पेयर में से जो पहले 22 पेयर्स होते हैं वो तो एक जैसे होते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी एक जैसे होंगे 22 पेयर, बल्कि जो 23वां पेयर बचा होता है वो डिफरेंट होता है। और इस जो 23rd पेयर होता है इसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जिसको एक्स और वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, 22 प्लस XX टाइप का होता है, जबकि मेल्स में 22 प्लस XY टाइप का होता है। तो हमें क्या पता चला, मेल और फीमेल में 23 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर, 46 क्रोमोसोम यानी 23 पेयर, 22 पेयर दोनों में सेम होंगे, बस एक पेयर डिफरेंट होगा, फीमेल में XX और मेल में YY। द गैमेट रिसीव हाफ ऑफ द क्रोमोसोम। जो गैमेट्स होता है वो XY में से सिर्फ हाफ ही क्रोमोसोम रिसीव करता है, जैसे XX फीमेल का, XY मेल का। तो इसमें से फीमेल का X आ गया, मान लीजिए Y का, मेल का Y आ गया, तो XY ये ऑफस्प्रिंग बन गया, चिल्ड्रन बन गया। तो आप देख सकते हैं आधा पार्ट तो फीमेल का आया और आधा पार्ट मेल का आया। Therefore the male gamete have 22 ऑटोसोम एंड आइदर X और Y क्रोमोसोम। इसलिए जो मेल गैमेट होता है इसमें 22 ऑटोसोम होते हैं, और या तो X और Y क्रोमोसोम 23rd पेयर में होते हैं। फीमेल गैमेट दूसरी तरफ, उसमें 22 ऑटोसोम होते हैं और 2 XX क्रोमोसोम होते हैं। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन द मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज एंड दस द प्रोजेनी रिसीव्स 22 ऑटोसोम एंड 1 X और Y क्रोमोसोम फ्रॉम मेल पेरेंट एंड 22 ऑटोसोम एंड 1 X क्रोमोसोम फ्रॉम द फीमेल पेरेंट। तो रिप्रोडक्शन के कारण क्या होता है, जो मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो जो प्रोजेनी होती है, चिल्ड्रन होते हैं, वो 22 ऑटोसोम तो मेल पेरेंट से रिसीव करते हैं और एक X या एक Y क्रोमोसोम मेल पेरेंट से रिसीव करेंगे, और फीमेल से 22 ऑटोसोम रिसीव करेंगे, साथ ही साथ एक X क्रोमोसोम रिसीव करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये दिखाया भी गया है। ये मेल पेरेंट है XY, ये मदर है XX। तो जो चिल्ड्रन बनेंगे उसमें 22 ऑटोसोम तो मदर से जाएंगे, 22 ऑटोसोम फादर से जाएंगे, तो 22 और 22 44, बाकी बचे 2, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो एक क्रोमोसोम तो फादर से जाएगा, या तो X भी आ सकता है या Y भी आ सकता है, और एक आएगा मदर से, X, दोनों X ही हैं तो X आएगा। तो X मदर से आया और X और Y में से मान लीजिए Y फादर से आया, तो 22 22 44 और 2 46 46। तो कितने आ गए, 46 क्रोमोसोम आ गए जो चिल्ड्रंस होते हैं। तो मदर में भी 46 क्रोमोसोम थे, फादर में भी 46 क्रोमोसोम, चिल्ड्रन में भी 46 क्रोमोसोम, आधे मदर से, आधे फादर से और आधे मदर से। तो इस तरीके से जो जेनेटिक मेकअप है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, ओनली वेरिएशन दैट कन्फर एन एडवांटेज टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव इन ए पॉपुलेशन। ऐसे वेरिएशन जो किसी पॉपुलेशन को एडवांटेज प्रोवाइड कराएं, किसी इंडिविजुअल को एडवांटेज प्रोवाइड कराएं, वही पॉपुलेशन में सर्वाइव कर पाते हैं। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्या इस स्टेटमेंट से आप एग्री हैं, सहमत हैं? तो क्यों या फिर क्यों नहीं? इन स्पीसीज वेरिएशन दैट ऑफर सर्वाइवल एडवांटेजेस आर नेचुरली सिलेक्टेड। स्पीसीज में क्या होता है, ऐसे वेरिएशन, ऐसे चेंजेस जो किसी स्पीसीज को सर्वाइवल करने में मदद करें, वही नेचर के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं। इंडिविजुअल एडजस्ट देयर एनवायरनमेंट
with the help of these selected variation and consequently these variation are passed on to their progeny। ऐसे इंडिविजुअल जिनमें चेंजेस आए हैं वो बदलते हुए एनवायरनमेंट में इन्हीं वेरिएशन के कारण अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, और धीरे धीरे जो ये वेरिएशन क्या कर रहे हैं, सर्वाइवल में मदद कर रहे हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अकर एज ए रिजल्ट ऑफ दिस नेचुरल सिलेक्शन। ऑर्गेनिज्म का जो इवोल्यूशन है वो नेचुरल सिलेक्शन के कारण हो रहा है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है नेचर ऐसे ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट कर रहा है जो नेचर में बदलते एनवायरनमेंट में फिट है, बाकी को वो ख़त्म कर रहा है। हाउएवर देयर कैन बी सम अदर वेरिएशन, तो इनके अलावा कुछ और वेरिएशन भी हो सकते हैं विच डू नॉट ऑफर एनी सर्वाइवल एडवांटेज, जो कुछ सर्वाइवल एडवांटेज तो प्रोवाइड नहीं करते एंड अराइज ओनली एक्सीडेंटली, बल्कि कुछ अपने आप ही एक्सीडेंटली हो जाते हैं। कुछ वेरिएशन सर्वाइवल एडवांटेज देंगे, कुछ वेरिएशन सर्वाइवल एडवांटेज नहीं देंगे। सच वेरिएशन इन स्मॉल पॉपुलेशन कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सम जीन्स इवन इफ दे आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल। तो ऐसे जो चेंजेस होते हैं जो एक्सीडेंटली हो जाते हैं, ये चेंजेस पॉपुलेशन में जीन को तो चेंज कर सकते हैं, जीन की फ्रीक्वेंसी को तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। दिस एक्सीडेंटल चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स इन स्मॉल पॉपुलेशन इज रेफर्ड टू एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो स्मॉल पॉपुलेशन की जीन्स की फ्रीक्वेंसी में जो एक्सीडेंटल चेंज हो जाता है, थोड़ा बहुत अपने आप ही जो बदलाव आ जाता है, उससे हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, यानी एक्सीडेंटली, यानी पॉपुलेशन की जीन्स फ्रीक्वेंसी में थोड़ा चेंज आ जाना जो सर्वाइवल में मदद ना करता हो। दस जेनेटिक ड्रिफ्ट प्रोवाइड डाइवर्सिटी विदाउट एनी सर्वाइवल एडवांटेज। तो जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो वेरिएशन भी प्रोवाइड कराता है, लेकिन सर्वाइवल एडवांटेज भी नहीं देता। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि ऐसे भी वेरिएशन हैं जो सर्वाइवल एडवांटेज देते हैं, वो भी पॉपुलेशन में रहते हैं, और ऐसे भी वेरिएशन जो सर्वाइवल एडवांटेज नहीं देते हैं वो भी पॉपुलेशन में रहते हैं।